लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज सरफेस केमिस्ट्री, राइट. ठीक है, इट इज अ लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. आफ्टर दिस द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल स्टार्ट, राइट. सो जो सरफेस केमिस्ट्री स्टूडेंट क्या है, ये फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें. इट इज नॉट सो मच ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट इज देयर इन दिस टॉपिक. Very less numerical is there. There is only one formula from which the numerical usually come in the exam, right? Otherwise it is a conceptual chapter. Just you have to remember the concept, right? ठीक है. पहली बात ये है कि why surface chemistry, हम इसको surface chemistry क्यों कह रहे हैं? Why we are taking it as an separate chemistry? Why not only we says कि it is a, जैसे कोई और चैप्टर हो गया, राइट, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये हो गया. बट नाउ सरफेस केमिस्ट्री, मतलब इसको हम अलग से, सरफेस की केमिस्ट्री को हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है ना, नॉट एज एन बल्क. जो और केमिस्ट्री के सब टॉपिक्स हैं उसके साथ हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं. वी आर टेकिंग इट एज सेपरेट सब्जेक्ट. व्हाई? एनीवन? ऐसा क्यों? हम सरफेस केमिस्ट्री को एज एन सेपरेट सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं और उसको ऐसे डील कर रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं. ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि जो सरफेस पे नहीं इवेपोरेशन नहीं होगा, ठीक है ना, राइट. जो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जैसे दो चीजें जब इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है ना, और अगर वहां पे कोई सरफेस है, कोई इंटरफेस है, तो द मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन इंटरफेस बिहेव्स डिफरेंटली एज द बल्क मॉलिक्यूल. मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कहीं पे दो सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं या जुड़ रहे हैं, आपस में नजदीक में आ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड देयर इज सम सरफेस और इंटरफेस इज देयर, देन द पार्टिकल विच आर प्रेजेंट एट द सरफेस और इंटरफेस बिहेव डिफरेंटली एज द बल्क पार्टिकल्स. जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट बिहेव करते हैं और जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल है वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं. अब इसीलिए जो वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, इसीलिए हम उसको केमिस्ट्री भी अलग तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, हम उसको surface chemistry. When you go in the higher classes, you will find a different subject of surface chemistry because the molecule present on the interface or the surface behaves differently as a bulk molecule. Correct है? ठीक है. अब ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है बेटा, ठीक है. बल्क मीन्स अंदर के, जैसे आपने कोई लिक्विड लिया हुआ है तो बल्क का मतलब अंदर, राइट. सरफेस के पार्टिकल और बल्क मीन्स अंदर, राइट. ठीक है, इनसाइड द मैटर, उसको बल्क बोलेंगे. ठीक है, द पार्टिकल विच इनसाइड द मैटर इज बल्क. ठीक है ना, और जो सरफेस है उसको इंटरफेस या सरफेस पार्टिकल बोलेंगे. ठीक है, सो नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट क्या है, द केमिस्ट्री विच डील्स विद द सरफेस फिनोमिना इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री. सो क्या है, द केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिनोमिना दैट अकर्स ऑन द सरफेस और इंटरफेस इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री. उसको क्या कहते हैं हम? सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं, राइट. ठीक है, अब अगर आपको याद है, ठीक है ना, कोई सरफेस फिनोमिना आपको याद है, एनी सरफेस फिनोमिना यू रिकॉल इट, कोई याद दिला सकते हैं कोई सरफेस फिनोमिना? एनीवन? इवेपोरेशन, एडसॉर्प्शन. ओके, एडसॉर्प्शन इज अ वेरी गुड एग्जांपल, राइट. ओके, राइट. अगर मैं आपको कहूँ, ये अब हम पढ़ के आए हैं, मुझे बताओ जो इलेक्ट्रोड फिनोमिना है, मुझे बताओ. एक्सीलेंट आर्यंस. इलेक्ट्रोड जो फिनोमिना है, जो इलेक्ट्रोड पे फिनोमिना चल रहा था, वो क्या था? वो सरफेस फिनोमिना था कि नहीं था? वो भी सरफेस फिनोमिना था क्योंकि वहां पे सरफेस पे चल रहा था काम, राइट. सरफेस से क्या हो रहा था, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, एक बल्क में जा रहे थे, तो वो इलेक्ट्रोड वाला जो फिनोमिना है वो भी एक सरफेस फिनोमिना है. आपने देखा होगा कैटलिस्ट, देखा होगा कैटलिस्ट, राइट. हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, जब आप हाइड्रोजिनेशन करते हैं एल्कीन की टू कन्वर्ट इनटू एल्केन, राइट, तो वो भी क्या है, वो भी एक सरफेस फिनोमिना है. अब अगर आप देखें, मुझे अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो जो सरफेस है और जो बल्क है उसको हम किससे सेपरेट करते थे? हाइफन से. कैसे सेपरेट करते थे? हाइफन से. इधर लिखते थे जिंक सॉलिड और इधर लिखते थे Zn2+. ठीक है, तो या फिर तो जो इंटरफेस है या सरफेस है इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाइफन और सिंपली बाय डैश Zn और Zn2+, मतलब सॉलिड और लिक्विड. ठीक है, यह सॉलिड और गैस.
तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द इंटरफेस बिटवीन द स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हाइफन और डैश लाइक सॉलिड लिक्विड और सॉलिड गैस डैश और सॉलिड हाइफन गैस। ठीक है, अब इंटरफेस जो हो सकती है वो किसी भी तरीके के, इसके दोनों मीडियम कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, मे बी द मीडियम सॉलिड लिक्विड, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड। ठीक है ना, राइट। सो द मॉलिक्यूल विच आर सिचुएटेड एट द इंटरफेस, किसके इंटरफेस में, सॉलिड लिक्विड, गैस लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, अभी मैंने बताया था, दे बिहेव डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द प्रेजेंट इन द बल्क, जो बल्क में है उससे डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है ना, क्यों डिफरेंटली बिहेव करते हैं, वाई ऐसा होता है, वी विल सी इट इन दिस लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। आज के दिन ही हम डिस्कस करेंगे, राइट। अब क्या है स्टूडेंट, इंटरफेस, मुझे बताओ, अगर क्या है दो लिक्विड ले रहे हो आप, या अगर आप दो लिक्विड ले रहे हो, राइट, और दोनों लिक्विड मिसिबल हैं, कंप्लीटली मिसिबल है, तो क्या इंटरफेस बनेगा, हमें इंटरफेस दिखाई देगा, वी विल एबल टू सी द इंटरफेस, नो। तो इंटरफेस कब होगा, जब इमिसिबल होगा, दो सब्सटेंस क्या होंगे, इमिसिबल होंगे, देन वी विल एबल टू सी, क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हमें इंटरफेस दिखाई देगा, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यही है स्टूडेंट, द इंटरफेस और अ सरफेस विल नॉट बी प्रेजेंट इफ द सब्सटेंस कंप्लीटली मिसिबल है, राइट। ठीक है, तो सम ऑफ द एग्जांपल्स जो आप लोगों ने मुझे बताया, अभी बताओ मुझे, एक क्या करोजन सरफेस फिनोमिना है, ऐसा करोजन है सरफेस फिनोमिना, करोजन इज अ सरफेस फिनोमिना, यस, सरफेस पे ही करोजन लगता है, सो दीज ऑल आर सरफेस फिनोमिना। तो कुछ हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सरफेस फिनोमिना देख चुके हैं, राइट। सो द फिनोमिना लाइक करोजन, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, डिसोल्यूशन, राइट, ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट आर इंटरफेस और सरफेस फिनोमिना, ये सब क्या है, सरफेस फिनोमिना। वी विल डिस्कस इट सम फिनोमिना इन दिस चैप्टर आल्सो, राइट। ठीक है, अब इस चैप्टर में स्टूडेंट हमें डिस्कस क्या क्या करना है, दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है ना, वन इज या 3 पार्ट्स, वन इज एड्सॉर्प्शन, another is colloidal solution and one is catalyst, ठीक है ना। colloidal solution you may be familiar as you have read in class, I think so 10th या 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, वो बाद में डिस्कस करेंगे, we will discuss it in the later on, right। तो क्या है, सो हमें क्या डिस्कस करना है, इस चैप्टर में 3 सरफेस फिनोमिना हमें डिस्कस करने, वन इज एड्सॉर्प्शन, वन इज colloidal solution and another is a catalyst, ठीक है। सो 3 सरफेस फिनोमिना, कैटलिस्ट भी कौन सा स्टूडेंट हमें डिस्कस करना है, कैटलिस्ट कैसा, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, कैसा कैटलिस्ट डिस्कस करना है, हेट्रोजीनियस, वेरी गुड, क्या डिस्कस करना है, ठीक है, राइट। आइए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को भी, क्लियर है यहाँ तक, अभी तक इट इज क्लियर टू यू, राइट, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्या, एड्सॉर्प्शन, द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर टेकिंग इट एज एड्सॉर्प्शन, ठीक है ना। अब एड्सॉर्प्शन क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है ना, मॉलिक्यूल क्या करते हैं, राइट, जब किसी सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, राइट, ठीक है, क्लियर है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन, राइट, ठीक है। So the accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed as adsorption. जब क्या होगा, हाँ, HT at PT, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, जब कोई सब्सटेंस, ठीक है ना, किसी के सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाए, बल्क में ना जाके किस पे, सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एड्सॉर्प्शन, क्या कहेंगे, एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो मुझे बताओ, घर में जो धूल जमती है वो एब्जॉर्प्शन है कि एड्सॉर्प्शन है, जो घर में डस्ट जमती है, किसी अगर आप थोड़ी दिन डस्टिंग ना करें तो डस्ट जम जाती है किसी भी कॉपी पे, किताब पे, तो वो क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा, क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा।
बिकॉज क्योंकि अगर हम हाथ से या कपड़े से उसको मॉप करते हैं, साफ करते हैं, तो क्लीन हो जाता है, सरफेस बिल्कुल से नीट एंड क्लीन दिखने लग जाती है, बिकॉज दिस डस्ट पार्टिकल आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, राइट, किसी सरफेस प्रेजेंट होती है। सो दिस फिनोमिना इज एन एडजॉर्प्शन। क्या है? एडजॉर्प्शन। करेक्ट है ना? अब स्टूडेंट इसमें दो चीजें और हैं, ठीक है ना, राइट। लेट्स सपोज टेबल पे डस्ट जम रही है, टेबल पे डस्ट जम रही है, तो ये जो डस्ट जमी है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट। द स्पीसीज विच इज गेटिंग एडजॉर्ब ऑन एनी सरफेस इज नोन एज एडजॉर्बेट, ठीक है ना। और जो सरफेस प्रोवाइड करता है, द सब्सटेंस जिसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट। बेट और बेंट, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। तो ये क्या है? द मॉलिकुलर स्पीसीज, the molecular species or a substance which concentrate or accumulate on the surface is termed as adsorbate, ठीक है ना, राइट। तो कोई सब्सटेंस जब किसी सरफेस पे, जो सब्सटेंस किसी सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट, ठीक है ना। और मटेरियल जिस पे एडजॉर्प्शन हो रहा होता है, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। So the material on which the adsorption takes place is called adsorbent, ठीक है। So यहाँ पे मैंने ऐसे आपको शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये जो सरफेस है, ये जो अंदर वाला है ब्लू कलर का, वो एडजॉर्बेंट है, और ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स है, जो एडजॉर्ब हो रखा है, वो क्या है? एडजॉर्बेट है, ठीक है, राइट। अ फ्यू एग्जांपल अगर हम डिस्कस करते हैं एडजॉर्प्शन के, ठीक है ना। अभी किसी ने बोला था कि जैसे अगर हम कहें कि H2 हो और वो एडजॉर्ब हो जाए किसमें? निकल पे। किस पे हो जाए? निकल पे। तो एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड सरफेस इज एडजॉर्प्शन। क्या है वो? एडजॉर्प्शन फिनोमिना है, ठीक है ना, राइट। सो एडजॉर्प्शन ऑफ एनी गैसेस, राइट, ठीक है। हैव यू सीन इट कि वो जो क्या कहते हैं, मूवी में देखा होगा गैस मास्क। हैव यू सीन द गैस मास्क? एनीवन? इन सम हॉलीवुड मूवीज देयर मस्ट बी हैव सीन गैस मास्क, ठीक है। या वैसे भी आपने देखा होगा जो गैस मास्क होता है, राइट, ठीक है। डू यू नो व्हाट इज देयर इन द गैस मास्क? क्या ऐसा क्या सब्सटेंस होता है इन द गैस मास्क? एनीवन नोज इट? O2? O2 तो हमें वैसे ही मिल रही है, उसमें O2 कहाँ? सिलेंडर थोड़ा ना लगा होता है विशाल उसमें। डू यू फाइंड एनी सिलेंडर इज कनेक्टेड विद दैट? नो। क्या होता है? एनीवन? हीलियम। हीलियम लेके मर जाएंगे बेटा हम तो, हाँ। डू यू नो? ठीक है ना, उसमें अरे निपुण बेटा, मीथेन में तो आप ऊपर ही पहुंचा दोगे, हाँ। कुछ गैसेस नहीं होती है बेटा, गैसेस नहीं होती है। जो गैस मास्क होता है, ठीक है ना, उसके अंदर होता है एक्टिवेटेड। आगे कंप्लीट कर सकते हो, एक्टिवेटेड आगे फिलिंग द ब्लैंक्स है। एक्टिवेटेड क्या? आजकल बहुत ऐड आता है, हाँ, चारकोल। क्या होता है? चारकोल, ठीक है ना। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे हीरोज है ना, फिल्म में स्टार्स, एक्टर्स, वो ऐड करते हैं कि दिस कंटेन्स एक्टिवेटेड चारकोल। फेस वॉश में अगर आपने देखा हो, हैव यू हर्ड अबाउट फेस वॉश? इट कंटेन्स एक्टिवेटेड चारकोल। मैंने देखा है, शायद ऐड जॉन इब्राहिम करता है ऐड, शायद उसका किसी एक का करता है, किसी एक ब्रांड का, जिसमें बोलता है इट हैज एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है ना। सो वो क्या होता है, इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है। व्हाट डू एक्टिवेटेड चारकोल डू? एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है? टाइगर श्रॉफ भी करता है, हाँ सही कह रहे हैं। व्हाट डज एक्टिवेटेड चारकोल डज? वो क्या करेगा? हार्मफुल गैसेस को क्या करेगा? एडजॉर्ब कर लेता है। चारकोल एडजॉर्ब कार्ब सीओ का कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है? एडजॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना, बहुत इजीली। और भी हार्मफुल गैसेस होती हैं, SO2, ये सब, वो एडजॉर्ब करता है। So the first example is adsorption of gases like O2, N2, H2, CO, Cl2, ammonia, etc., SO3 on charcoal, ठीक है, राइट। अब ठीक है, अगर आपने देखा हो बच्चों, हाँ ठीक है ना, डू यू नो द कलर ऑफ केरोसिन? डू यू नो व्हाट इज द कलर ऑफ केरोसिन? या डीजल या पेट्रोल, एनीवन? केरोसिन का देखा है आपने कलर, राइट? हैव यू सीन इट? ट्रांसपेरेंट, हाँ, इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, इट इज नॉट राइट, नॉट ब्लू इन कलर बेटा, नो कलर, ठीक है ना।
ट्रांसपेरेंट नहीं होता, येलोइश ब्राउनिश होता है, येलो ब्राउन होता है, वो थोड़ा येलो और ब्राउनिश होता है, राइट, ठीक है ना, राइट। होता क्या है, राइट, जब पहले के टाइम पे, जब मैं आपकी जितनी एज का था, तो उस समय जो केरोसिन मिलता था दैट इज ऑफ ब्लू कलर, दैट इज ऑफ ब्लू कलर, ठीक है ना, राइट। अब वो जो ब्लू कलर होता है, इनिशियली क्या होता है, जो पेट्रोल डीजल या केरोसिन जो होता है वो कलरलेस होता है, एज यू सेड, जो वो प्लांट से निकलता है इट इज कलरलेस, बट दे ऐड सम कलर टू मेक इट ब्लू, उसको ब्लू कलर ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। डू यू नो व्हाई दे ऐड कलर, व्हाई दे ऐड कलर इन केरोसिन, एनीवन नोज इट, व्हाट इज द यूज ऑफ एडिंग कलर? डिफरेंट फ्रॉम वाटर, ताकि हाँ एक्सीलेंट, किसी ने बहुत सही आंसर दिया है, किसी ने बहुत सही आंसर दिया है, ताकि मिलावट ना कर सके, एनीबडी, एनी हु हैज गिवन दिस आंसर, जो मिलावट ना कर सके, किसी ने ऐसे बोला था, किसी ने ऐसे बोला था, टू डिस्टिंग्विश, मैंने विशाल ने कहा था, एक्सीलेंट था, ठीक है ना, मिलावट ना कर सके, बिल्कुल सही है। जो पेट्रोल, जो केरोसिन होता है, ठीक है ना, वो गांव में, ठीक है ना, एक सरकारी रेट पे मिलता है, गवर्नमेंट रेट पे मिलता है, और वो थोड़ा सस्ता होता है, राइट, ठीक है। इनिशियली जब मैं आपकी एज का था तब वो 20 रुपीज का 5 लीटर मिलता था, आई डोंट नो कि अभी कितना मिलता है, 20 रुपीज का 5 लीटर मिलता था, एट अराउंड इन 2002 2003 की बात कर रहा हूँ मैं, और इवन बिफोर 2002 2003, अभी 40 का है, ओके, ठीक है ना, राइट। अब देखिए, अगर ये कलरलेस होता, केरोसिन क्या होता अगर कलरलेस होता, ठीक है ना, और पेट्रोल होता, जो पेट्रोल है वो 80 रुपीज का बिक रहा है, ठीक है ना, राइट, आपने अगर 80 रुपीज का बिक रहा है, अब अगर आप कलरलेस सब्सटेंस मिलाएंगे तो पेट्रोल का टेक्सचर चेंज नहीं होगा, उसका कलर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो वहां पे मिलावट कर सकते हैं अगर ये कलरलेस रहेगा। आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल यू कम फ्रॉम द रिमोट एरियाज, ठीक है ना, यूपी बिहार में, अगर आपने अक्सर देखा होगा, लोग ऐसे ड्रम रख के बेचते रहते हैं, ड्रम रखते हैं, और घर और सड़कों पे पेट्रोल और डीजल बेचते हैं, ऐसे रख रख के 2-2 लीटर की बोतल, पेप्सी वाली बोतल में पेट्रोल डीजल बेचते हैं, हैव यू सीन इट, है ना, नियर नियर रोड साइड, राइट, कंट्री साइड जो रोड होती है वहां पे देखा होगा आपने, ठीक है। दे पीपल, जो 80 रुपीज का अगर पेट्रोल पंप पे मिल रहा है, सो दे सेल इट अराउंड 90 रुपीज, और वहां पे एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, इसको यहाँ पे मिलावट ज्यादा करते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं, सो दैट इज वाई गवर्नमेंट ने क्या करा, क्योंकि वो ये जो कैरोसिन है वो क्या करते थे, सरकारी उससे ले लेते थे और इसमें मिला लेते हैं पेट्रोल में, तो दैट इज वाई दे मेक इट एज एन ब्लू कलर, सो दैट क्या हो, अगर हम मिलावट करें तो ज्यादा मिलावट करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, यू विल एबल टू आइडेंटिफाई इट, जैसे हमने बड़ी सेंड, यू विल एबल टू डिस्टिंग्विश इट, तो वो डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए क्या है, द गवर्नमेंट हैज गिवन सम कलर टू इट, अदरवाइज इट इज, ओरिजिनली इट इज कलरलेस। अब क्या है, अब अगर लेट्स सपोज आप केमिस्ट्री पढ़े हुए होते, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई होती, ठीक है ना, राइट, और आप एडल्ट्रेशन कर रहे होते, आपको ये जुगाड़ करना होता, तो आप क्या करते, एक ड्रम में एक बेड बनाते ऐसा, इसमें चारकोल रख देते, क्या कर देते, चारकोल रख देते, ठीक है ना, और इस बेड बनाते, बेड में चारकोल रख देते, और क्या करते, केरोसिन को इधर से इधर पास करते, यू विल पास द केरोसिन थ्रू दिस चारकोल, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे तो कलर होगा ब्लू कलर या जो कलर, और यहाँ पे क्या कलर मिलेगा, यहाँ पे क्या कलर मिलेगा, व्हाट कलर वी विल गेट, कलरलेस, और ब्लैक, कलरलेस ब्लैक क्यों मिलेगा बेटा, कलरलेस मिलेगा, ठीक है ना, राइट। सो इसके बाद आप एडल्ट्रेशन कर सकते हैं, नाउ यू कैन डू दिस एडल्ट्रेशन, तो व्हाट आई मीन टू से, ऐसा करना नहीं है, व्हाट आई मीन टू से, कि अगर किसी सब्सटेंस से हमें कलर निकालना है तो दो एडजॉर्प्शन इज द बेस्ट मेथड टू रिमूव द कलर फ्रॉम इट, राइट। सो द नेक्स्ट इज, एग्जांपल इज ओरिजिनल डाई लाइक मिथाइलिन ब्लू, एडजॉर्प्शन ऑफ एनिमल चारकोल में हम एडजॉर्ब करते हैं टू रिमूव दिस कलर, राइट। जो सुगर होता है, इफ यू हैव सीन द सुगर इंडस्ट्री, राइट, ठीक है ना, चीनी मिल आपने देखी होगी, तो जो सुगर निकलता है तो वो काफी येलो कलर का होता है, मटमैला कलर का होता है, राइट। उसको उसको आपने कभी सुना होगा ऐसे, राइट, कि उसमें हड्डी का चूरा मिलाते हैं, हैव यू हर्ड अबाउट, ऐसा कुछ बोलते हैं कि बोन का चूरा मिलाते हैं, मे बी समबडी इन रिमोट एरिया यू हैव मस्ट हैव सीन, नो इट, कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। वो जो हड्डी का चूरा है वो जो है, राइट, एनिमल चारकोल, ठीक है ना, एनिमल चारकोल होता है, द चारकोल विच इज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स, उसको बोलते हैं एनिमल चारकोल,
ठीक है ना। तो वो क्या होता है, दिस चारकोल इज यूज टू डीकलराइज द सुगर। जो सुगर होता है जो मटमैला कलर का होता है, येलोइश या थोड़ा डार्क कलर का होता है, उसका हम एड्सॉर्प्शन कराते हैं एनिमल चारकोल के ऊपर, एंड द सुगर बिकम्स क्रिस्टल क्लियर, कलरलेस हो जाती है। दैट इज वाई दे से कि उसमें चूरा मिलाया जाता है। द पीपल हु लिव्स इन द विलेज और दे नो इट कि उसमें क्या मिलाया जाता है, बोन्स मिलाई जाती है, बोन का चूरा मिलाया जाता है। दैट इज वाई दे से। ठीक है। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज सेम इफ यू रीड इट, राइट। आपने और भी एक चीज देखा होगा बेटा, व्हेन यू बेटा ये सब मुझे नहीं पता क्या होता है, राइट। ठीक है, राइट। एक चीज आपने और भी देखा होगा, व्हेन यू गो टू सम शॉप टू बाय सम वाटर बॉटल और सम क्रॉकरी या बैग, सूटकेस, ऐसा कुछ सामान देखा होगा। व्हेन यू ओपन इट यू फाइंड सम पाउच इनटू इट। आपने हमेशा उसमें पाउच देखा होगा। हैव यू सीन इट, राइट। दैट पाउच इज, एनीबॉडी नोज इट व्हाट द पाउच इनसाइड इट, व्हाट इज द इनसाइड इन द पाउच, what is the inside in the pouch? Have you tear it? Exactly, silica gel. Very good, huh? That is silica gel, not naphthalene. That is silica gel. Do you know why that pouch is been kept in the water bottle or in the tiffin? हाँ, so हाँ, टू एड्सॉर्ब द वेपर्स, वाटर वेपर जो होगी, मॉइस्चर जो होगा उसको एड्सॉर्ब करने के लिए, सो दैट फाउल स्मेल ना आए। ठीक है ना, क्योंकि अगर वाटर उसमें रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, क्योंकि बार बार लोग उसको खोलते हैं, देखते हैं, आप जाएंगे उसको देखेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे सम, तो इट कंटेन सम मॉइस्चर इनटू इट, सो उससे फाउल स्मेल आएगी, तो ऐसे लगेगा कि वो बहुत पुराना प्रोडक्ट है, यू विल नॉट बाय इट। ठीक है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए दे पुट सम पाउच ऑफ सिलिका जेल इनटू इट। So the air or the moisture become the dry in the presence of the air, become dry in the presence of silica gel, because air से moisture वो क्या करता है, absorb कर लेता है। So these are few example of adsorption. Later on we will discuss few more applications of adsorption at the end of this topic बेटा। I hope आपको अभी तक समझ में आया होगा। Any clear है बेटा अभी तक? ठीक है, shall we move forward बेटा? हाँ, shall we move forward? ठीक है, राइट। अभी मैंने कहा था बेटा क्या कि अब लेट सपोज क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूं ये जो चारकोल था, तो इसमें तो क्या होगा, इसके सरफेस पे तो जो डाई था वो एक्यूमुलेट हो गया होगा, केरोसिन वाला जो कलर था वो एक्यूमुलेट हो गया। क्या ये चारकोल को हम रीयूज कर सकते हैं? कैन वी रीयूज इट दिस चारकोल, और वी हैव टू थ्रो इट? वी कैन रीयूज इट, बिकॉज चारकोल बहुत महंगा आता है बेटा, इट इज अ कॉस्टली प्रोडक्ट। वी कैन रीयूज इट, हाउ? बाय रिमूविंग द एड्सॉर्ब सब्सटेंस। जो एड्सॉर्ब सब्सटेंस है उसको हम रिमूव कर देते हैं, वॉश कर दें इसको वाटर से, तो वो क्या करेगा, जो सारा सब्सटेंस है वो जो इस पे एड्सॉर्ब हो रखा था वो रिमूव हो जाएगा। सो ये जो एड्सॉर्ब सब्सटेंस है उसके रिमूव करने को बोलते हैं डिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन तो एड्सॉर्ब होना हो गया, और डिसॉर्प्शन जो एड्सॉर्ब सब्सटेंस को रिमूव करने को क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन, सो दैट वी कैन रीयूज इट। ठीक है, सो यहाँ पे यही मेंशन है, the adsorbent can be reused after removing the adsorbed substance from its surface. ठीक है, right? And the process of removing the adsorbed substance from the surface on which it is adsorbed is called desorption. यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है, चारकोल बेटा, देखिएगा किसी भी कोई भी सब्सटेंस अगर अच्छा एड्सॉर्बेंट है तो एक ही कंडीशन होती है एड्सॉर्बेंट की, कि इट हैज वेरी लार्ज सरफेस एरिया। तो जिस भी सब्सटेंस का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है इट विल बी अ वेरी गुड एड्सॉर्बेंट। तो यही एक कंडीशन है फॉर एड्सॉर्बेंट कि इट सरफेस एरिया इज वेरी हाई। तो चारकोल का सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, राइट। सो डिसऑप्शन क्लियर है, ये चीज डिसऑप्शन इज क्लियर टू यू, राइट? ठीक है, राइट। आई डोंट नो बेटा, विशाल आप क्या कहना चाह रहे हो, वेदर इट इज रिलेटेड विद एड्सॉर्प्शन और नॉट, आई एम नॉट गेटिंग इट व्हाट यू आर सेइंग इट। आप क्या कहना चाहते हो? प्लीज स्टिक टू द लेक्चर बेटा। हाँ, ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ बेटा उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है,
नाउ द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन और ठीक है, फिल्ट्रेशन अलग प्रोसेस है बेटा, फिल्ट्रेशन इज नॉट एड्सॉर्प्शन, अदरवाइज हम एड्सॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन एक ही बात बोल रहे होते। फिल्ट्रेशन पे कोई एड्सॉर्प्शन नहीं होता, वो सिर्फ ट्रैप होता है, ठीक है ना, राइट, रुका रहता है उस पे, देयर इज नो एड्सॉर्प्शन इन, ठीक है, ठीक है, आइए, हाँ, ठीक है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, ठीक है, सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एब्सॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन, एनीवन, एनीवन, अंदर मॉलिक्यूल गोज इनटू ओके, 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 तो हम ऐसा कह सकते हैं एड्सॉर्प्शन में मॉलिक्यूल जो रहेगा वो कहाँ कंसंट्रेट रहेगा, मॉलिक्यूल या जो पार्टिकल रहेगा, या हम बोले एड्सॉर्बेट, क्या बोले, एड्सॉर्बेट, वो कहाँ कंसंट्रेटेड रहेगा, सरफेस पे, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन में कहाँ रहेगा, एब्जॉर्प्शन में कहाँ रहेगा, बल्क में नहीं, हम कह देंगे यूनिफॉर्म रहेगा, क्या रहेगा, यूनिफॉर्म, या हम कहते हैं बल्क में रहेगा, चलिए, यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं और बल्क में भी कह सकते हैं, नॉट एट सरफेस, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क, क्या रहेगा, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क। दूसरी बात हम ऐसा कह सकते हैं एड्सॉर्प्शन में कि द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज हाई या मोर ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू बल्क, एड्सॉर्प्शन में जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बल्क, और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, कंसंट्रेशन एट जो सरफेस होगी वो लेस देन होगी कहाँ पे, बल्क में। यहां तक कोई डाउट, ये क्लियर है आपको? सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस इन एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यू मे हैव यू रिटन विद अ इंक पेन, कभी आपने इंक पेन से लिखा है बेटा? हाँ, आप तो आजकल जेल पेन आ गया, बट जब 10-15 ईयर्स बैक इंक पेन होता था, राइट, छोटी क्लास में इन 4th और 5th यू स्टार्टिंग राइटिंग विद द पेन, ठीक है ना, तो क्या होती थी, इंक अगर ब्लॉड हो जाती थी, इंक लेट्स सपोज गिर गई, ठीक है ना, इट फॉल्स ऑन योर ऑन द कॉपी, ठीक है ना, कॉपी पे गिर जाती थी, तो हम क्या करते थे, व्हाट वी पीपल डू इट, चौक होती थी वहीं पे क्लास में, हम चौक को क्या करते थे, ऐसे रोल कर देते थे, चौक को ऐसे रोल कर देते थे, तो चौक क्या करेगा, वो क्या करता था, इंक को क्या करता था, अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता था, तो जो चौक हो जाती थी वो पूरी ब्लू हो जाती थी, जो सरफेस होती थी ब्लू हो जाती थी। लेकिन अगर हम उसको तोड़ते हैं, इफ यू ब्रेक इट, उसको अगर हम तोड़ते हैं, तो अंदर से कैसे चौक निकलती थी, चौक कैसे निकलेगी, अंदर से कैसे निकलेगी, व्हाइट और ब्लू, व्हाइट, सिर्फ ब्लू कलर कहाँ रहेगा, सरफेस पे। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो पेन, ये जो चौक ने क्या करा, ब्लू कलर को हटा दिया, इंक को हटा दिया, इट इज एन एड्सॉर्प्शन, बिकॉज जो ब्लू कलर है, ठीक है ना, वो सरफेस पे उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बल्क में कम है या ना नहीं है। क्लियर है बेटा? ठीक है, राइट, क्लियर है, राइट। आपने पढ़ा होगा कैल्शियम क्लोराइड इज अ वेरी गुड, आगे क्या करें, कैल्शियम क्लोराइड इज अ वेरी गुड, आगे क्या लगे, इज अ वेरी गुड dehydrating agent. Please remember it if you don't remember it. CaCl2 is a very good dehydrating agent, ठीक है ना, राइट, ठीक है। तो अगर सिलिका जेल, राइट, अगर सिलिका जेल और मॉइस्चर हो साथ में, तब तो ये एड्सॉर्प्शन होता है, ये सिर्फ जो वाटर रहता है सिलिका जेल के सरफेस पे रहता है। लेकिन अगर आपने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया और वहां पे मॉइस्चर है, तो ये जो वाटर है ये उसके बल्क में चला जाता है, बल्क में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और ये बनता है CaCl2.2H2 बनता है, क्या बनता है, CaCl2.2H2 बन जाता है। So this is absorption. Please remember it. This is important example. Absorption. और ये क्या है, adsorption. I hope it I am clear to you. Clear है? ठीक, right. So just read it बेटा, ठीक है ना। In adsorption, the substance is considered only on the surface. It does not penetrated through द सरफेस इनटू द बल्क ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है ना, कहाँ पे रहता है, सरफेस पे रहता है, पेनिट्रेट नहीं करता बल्क में।
while in adsorption the substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid. ठीक है ना, जो भी solid होगा या जो भी adsorbate होगा, सॉरी adsorbent होगा, वो यूनिफॉर्म adsorbent में क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है, बल्क में. या फिर हमने अभी यही बोला था कि adsorption concentration of adsorbate is more on the surface than bulk. तब तो क्या है, adsorption है, whereas the concentration of adsorbate is uniformly throughout the adsorbent. तो वो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इज एब्जॉर्प्शन. इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन. ठीक है, राइट. और लास्ट में क्या है, यस यस, डिहाइड्रेशन इज अ, नहीं डी, ऐसा नहीं कह सकते डिहाइड्रेशन, बट बेसिकली डिहाइड्रेशन is the word used for removing a large water content. So large water content cannot be, usually does not be removed from the small adsorption. तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा हम क्या ले सकते हैं. So we cannot, basically बेटा क्या है, we cannot, अगर मैं एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली बोलूंगा, you cannot able to distinguish between adsorption और absorption experimentally. आप अगर देखेंगे तो आप ज्यादातर क्या करेंगे, यूजुअली उसमें बहुत ही जल्द, अगर हम आगे भी डिस्कस भी करेंगे, डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है ना, तो यू नीड वेरी हाई कंसेंट्रेशन, या आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, देन यू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, या अच्छा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, देन यू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन. अदरवाइज यू कैन नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन. सो द वाटर वेपर, हाँ जी होता है. एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ भी होता है, और उसको जॉर्प्शन कहते हैं, उसको बोलते हैं जॉर्प्शन. ठीक है, आगे अभी डिस्कस करेंगे, जस्ट वेट. सो वाटर वेपर आर एडसॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस CaCl2. तो ये क्या एब्जॉर्ब है, ठीक है ना, बट एडसॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल. सिलिका जेल के साथ क्या होगा, एडसॉर्ब होगा. ठीक है, अब यही मैंने अभी बताया था, और ये मुझसे अभी गौरव ने पूछा भी था कि क्या एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ साथ होता है. यस होता है, और इसको बोलते हैं जॉर्प्शन. ठीक है ना, when adsorption or absorption can takes place simultaneously it is called absorption. ठीक है ना, अगर आपने कभी स्पंज देखा हो, हैव यू सीन द स्पंज, ठीक है ना, जो जनरली डिश वॉशिंग के लिए यूज होता है, अगर आप घर में भी होगा आप लोगों के, डिश वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, यूटेंसिल वॉशिंग के लिए यूज करते हैं. तो अगर आप उसमें थोड़ा सा वाटर में थोड़ा डिप करेंगे, हल्का सा डिप करेंगे, तो वो सरफेस पे रहता है, वाटर कहाँ रहता है, सरफेस पे. लेकिन जब उसको पूरा डिप कर देंगे तो वाटर कहाँ चला जाता है, बल्क में चला जाता है. ठीक है ना, क्योंकि तब आपको दिखाई नहीं देता, जब आपको स्क्वीज करेंगे उसको तो बहुत सारा वाटर बाहर निकलता है. सो वहां पे क्या हो रहा होता है, जॉर्प्शन, मतलब एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जॉर्प्शन कहते हैं. क्या कहते हैं, जॉर्प्शन कहते हैं. ठीक है, राइट. और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑक्लूजन. क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, ठीक है. ये क्या है पता नहीं, विशाल, क्या छेने की मिठाई, आई डोंट नो क्या छेने की मिठाई में क्या है, तुम्हारी दुकान है क्या विशाल, है हलवाई की. सो द टाइप ऑफ ओके, चलिए यहाँ कम टू द टॉपिक. द टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, प्लीज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, शुरुआत में होगा बेटा, अगर मुझे बताओ सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा कि एडसॉर्प्शन होगा, पहले तो सरफेस पे ही जाएगा ना, एनीथिंग विल गो ऑन टू सरफेस, सरफेस के बाद फिर वो बल्क में जाएगा. ठीक है ना, राइट. तो ऐसे बहुत सारे फिनोमिना होते हैं जहां दोनों हो रहा होता है, मतलब सरफेस पे भी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होती है और वहां पे भी यूनिफॉर्म होती है, राइट. तो ऐसे फिनोमिना को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन कहते हैं. ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन. मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, ये इतना आसान नहीं है डिस्टिंग्विश करना है. ठीक है, सो द टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन, राइट. अभी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब कभी भी गैस, ठीक है ना, किसी सॉलिड मेटल के ऊपर एडसॉर्ब करती है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज कम टू दिस टॉपिक. ठीक है, जब कभी भी गैस किसी मेटल सरफेस पे एडसॉर्ब होती है तो उस प्रोसेस को ऑक्लूजन कहते हैं. प्लीज याद रखना है, क्या बोलते हैं, ऑक्लूजन. So the type of adsorption which is specially used for adsorption of gases on the surface of metal is called
ऑक्लूजन, क्या कहते हैं, ऑक्लूजन। चलिए हाँ ठीक है, हाँ H2 ऑन PT सही है ये। अच्छा मुझे ये बताइए बेटा, हाँ जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था, आई हैव सेड इन द स्टार्टिंग कि द मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट ऑन द इंटरफेस बिहेव्स डिफरेंटली ऑन द बल्क। वाई, ऐसा क्यों कहा था मैंने, एनीवन, ऐसा क्यों होता है कि द मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस behaves differently than bulk? Surface tension, okay, yeah, this may can be the reason. मीडियम सेपरेट हो जाता है, ओके देखिए इसलिए होता है बेटा, हाँ और ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है ना, राइट, ध्यान से सुनेंगे क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज प्लीज, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, ध्यान से सुनेंगे। हाँ अचिंत ने सही आंसर दिया है मुझे लगता है। देखिए क्या है, लेट्स सपोज ध्यान से देखिए, लेट्स सपोज बच्चों क्या है, ये क्या है, ये एड्सॉर्बेंट है, क्या है ये, एड्सॉर्बेंट है। तो एड्सॉर्बेंट पे मॉलिक्यूल कुछ ऐसे अरेंज है, राइट, लेट्स सपोज एड्सॉर्बेंट के जो मॉलिक्यूल है वो ये है, एक्स है, मॉलिक्यूल हो गया, एटम हो गया, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। लेट्स सपोज ये वाले जो मॉलिक्यूल है इसको हम बल्क मॉलिक्यूल बोलेंगे क्योंकि ये बिल्कुल अंदर है। तो अगर आप इस ध्यान से देखिए, इस बल्क मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल हैं वो चारों तरफ हैं, इसके इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना फोर्स वो इधर लगा रहा होगा उतना ही फोर्स इधर लगा रहा होगा, इतना ही फोर्स इधर लगा रहा होगा, इतना ही फोर्स ये लगा रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो इक्वली लगेगी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। तो अगर फोर्स इक्वली लगेगी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, दैट समेशन ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू, देन द समेशन ऑफ फोर्स ऑन दिस बल्क मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू क्या बच्चों, जीरो। वेरी गुड, क्या होगा, जीरो। क्या आप ये, अब इसको हम सरफेस मॉलिक्यूल कहते हैं, इसको क्या कह रहे हैं, सरफेस मॉलिक्यूल। क्या मुझे यहाँ कह सकते हैं कि समेशन ऑफ फोर्स यहाँ पे इक्वल टू जीरो होगा, क्या होगा, नो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है वो सिर्फ 3 डायरेक्शन से लग रहा है, जो 4th डायरेक्शन इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, विच इज मोर अनस्टेबल, सरफेस मॉलिक्यूल और बल्क मॉलिक्यूल, विच इज मोर अनस्टेबल, सरफेस मॉलिक्यूल इज मोर अनस्टेबल, ठीक है ना। सो दिस हैज, और अनस्टेबल मींस विच हैज मोर एनर्जी, विच हैज मोर एनर्जी, सरफेस मॉलिक्यूल हैज मोर एनर्जी, इसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी, क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना, राइट। अब ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, इस जो एटम की थी वो वैलेंसी कितनी थी, 4 वैलेंसी थी, 1 2 3 4 वैलेंसी थी। ऑल वैलेंसीज आर क्या, सेटिस्फाइड, क्या इसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड हैं, ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है बेटा, नो, सिर्फ कितनी, 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड हैं। इसका मतलब अगर इसको बाहर से कोई भी y आएगा तो वो क्या चाहेगा इसके साथ, x क्या चाहेगा y के साथ, x क्या चाहेगा y के साथ, बॉन्ड बनाना चाहेगा, क्या बनाना चाहेगा, मिलना चाहेगा। और इसका मतलब क्या होगा, जो y होगा वो कहां पे एब्जॉर्ब होगा, कहां पे होगा, सरफेस पे होगा, क्या होगा, सरफेस पे होगा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं रेजिडुअल, क्या बोलते हैं, रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना जल्दी क्या होगा, सब्सटेंस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। या फिर हम कहें, इसको हम क्या कह देते हैं, रेजिडुअल, क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वैलेंसी कह देते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वैलेंसी। तो अगर रेजिडुअल वैलेंसी अवेलेबल होगी, और सरफेस मॉलिक्यूल पे हमेशा ही होगी, क्योंकि जो उसके पास जो फोर्स लग रहा होगा वो सिर्फ डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है ना, अपवर्ड में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। तो जैसे ही उसको चांस मिलेगा टू गेट अ बॉन्ड या गेट टू इंटरेक्ट विद एनी अदर सब्सटेंस, वो इमीडिएटली इंटरेक्ट करेगा टू सेटिस्फाई इट्स
रेजिडुअल वैलेंसी, अपनी वैलेंसी को क्या करना चाहेगा, वो सेटिस्फाई करना चाहेगा, एंड दैट इज व्हाई द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। क्या होगा, दैट इज व्हाई एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, टेल मी यस या नो बेटा। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, जो क्या होगा, जो बल्क मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, वो इक्वली बैलेंस्ड होता है फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, इज इक्वली बैलेंस्ड क्योंकि इट इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन बाय इट्स नेबरिंग मॉलिक्यूल, सराउंडेड रहता है बाय नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, इस पे नेट जो फोर्स होता है वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, राइट। लेकिन जो सरफेस मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना, वो अनबैलेंस्ड होगा, उस पे कुछ क्या होगा, रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यहाँ पे रेजिडुअल वैलेंसी होगी, ठीक है ना, राइट। और यही जो रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या रेजिडुअल वैलेंसी होती है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग अ एडसॉर्बेट पार्टिकल ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, राइट। सो अब रीड कर लेते हैं और इसको देख भी लेते हैं बेटा, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन, इन्वायरमेंट ऑफ द सरफेस, ठीक है ना, पार्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम द बल्क पार्टिकल, राइट। तो यहाँ पे जो एक्स देख रहे हैं बेटा, ये मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं एडसॉर्बेंट के, ठीक है ना। ये वाला जो बल्क है, इसका समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0, इसका समेशन ऑफ फोर्स 0 नहीं है, ठीक है। दिस आई हैव रिटन ओवर हियर, inside the adsorbent all the force acting between the particles are mutually balanced, ठीक है ना, but on the surface particle they are not surrounded by the atoms, so atoms of their own kind, अपने वाले एटम, अपने साथ वाले एटम, hence they possess unbalanced or residual attractive force, ठीक है। this force of adsorbent are responsible for attracting the adsorbate particle on its surface। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, टेल मी यस या नो। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। तो हायर द रेजिडुअल वैलेंसी मोर इज द बेटा, हायर द रेजिडुअल वैलेंसी मोर इज द, हायर इज द रेजिडुअल वैलेंसी मोर इज द बेटा, क्या होगा, मोर इज द, अरे हायर द रेजिडुअल वैलेंसी मोर इज द एडसॉर्प्शन, higher the residual valency more is the adsorption, higher the residual force of attraction more is the adsorption, ठीक है। अरे कॉर्नर वाले बेटा, हाँ ज्यादा होगा, कौन से कॉर्नर वाले की बात कर रहे हो बेटा आप, ये वाले की बात कर रहे हो, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि यहाँ फोर्स क्या सिर्फ 2 डायरेक्शन से लग रहा है, ये ऑब्वियस है बेटा आशीष, ठीक है। ठीक है, राइट। सो आप देखें यहाँ पे, सो हायर इज द अनबैलेंस और रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स और रेजिडुअल वैलेंसी, मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, ठीक है ना। पहली बात तो ये है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, आप देख सकते हैं जितना सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स होगा, या उतनी ज्यादा रेजिडुअल वैलेंसी होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ क्या होगा, एडसॉर्प्शन होगा। सो हायर द सरफेस एरिया पर यूनिट मास, मतलब कम मास में जितना कम मास हो सके उसका ज्यादा सरफेस एरिया, तो वो सबसे अच्छा एडसॉर्बेंट होता है, ठीक है ना। सो हायर द सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, उतना ज्यादा क्या होगा, एडसॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन। अब इसको हम थर्मोडायनेमिक्स से भी समझते हैं कि क्यों एडसॉर्प्शन होता है, ये तो हमने अभी मैथमेटिकली देखा या हमने केमिस्ट्री से समझाया कि क्यों होता है, राइट। नाउ वी आर अप्लाइंग थर्मोडायनेमिक्स टू एक्सप्लेन व्हाई एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, राइट। प्लीज अपना बेटा वीडियो ऑफ रखा करिए हमेशा थ्रू आउट द क्लास। माधव, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन राइट इट बेटा, ठीक है ना, इफ इट इज रेलेवेंट, और अदरवाइज यू कैन आस्क मी आफ्टर द क्लास। अब मुझे ये बताइए, थर्मोडायनेमिक्स अगर मैं एडसॉर्प्शन से पूछता हूँ, मुझे बताइए एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, टेल मी बेटा, देखते कौन बताता है। एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होगा, क्यों, क्योंकि देयर मस्ट बी सम टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, दो मॉलिक्यूल नजदीक आ रहे हैं, तो जब दो पार्टिकल नजदीक आते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है, देयर मस्ट बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करने के लिए एनर्जी क्या करती है, रिलीज हो जाती है। तो एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जब मॉलिक्यूल एक्स और वाई नजदीक आएंगे, व्हेन एक्स एंड वाई विल कम क्लोजर, तो ये जो रेजिडुअल फोर्स होगा, ठीक है ना, या रेजिडुअल वैलेंसी होगी, वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है ना, या मतलब हम कह दें इनडायरेक्टली क्या कह दें, सरफेस एनर्जी डिक्रीज करेगी। और सरफेस एनर्जी डिक्रीज करेगी, दिस मींस दिस एनर्जी, जो एनर्जी डिक्रीज कर रही है वो कहीं ना कहीं अपीयर तो होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो निकलनी चाहिए। सो इट विल अपीयर एज एन हीट, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेल्टा एच इज नेगेटिव और पॉजिटिव बच्चों, डेल्टा एच इज नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो प्लीज इफ यू रीड इट राइट, ये वहां पे मैंने यही लिखा हुआ बेटा। ठीक है, the adsorption is an exothermic process because during adsorption decrease in residual force or residual valency of the surface, that is decrease in surface energy, which appears as an heat called heat of adsorption or enthalpy of adsorption। डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, पहली बात। अब मुझे ये बताओ बेटा, एंट्रोपी क्या होगा ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या करेगी, एंट्रोपी क्या करेगी, अचिंत ने सही आंसर दिया है, एनीबॉडी एल्स, डिक्रीज करेगी। एक्सीलेंट, सारे बच्चों ने सही दिया है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे क्या होगा, एक्सपेंड नहीं कर रहा होगा। ठीक है, मैंने बोला था जब कभी भी क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी होगी, तब क्या होता है, राइट, यहाँ पे कंसेंट्रेट हो रहा है ना कि डिस्पर्स हो रहा है। तो क्योंकि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। So during the adsorption the freedom of movement of adsorbate is restricted, ठीक है ना, therefore the entropy क्या करेगा of system क्या करेगी, डिक्रीज करेगा। तो डेल्टा एस भी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, राइट। इसका मतलब क्या है बच्चों, डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, डेल्टा एस भी नेगेटिव हो गया, राइट। तो अगर हमें एड्सॉर्प्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है, कि एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होता है, तो डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो गया। अब ये क्या हो गया, ये तो नेगेटिव हो गया, और डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया डेल्टा जी। तो अगर ये क्या होगा, डेल्टा जी, अगर हम क्या करें, एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर होना है, तो दिस मीन्स डेल्टा जी शुड भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसका ना नेगेटिव होने का मतलब क्या होना चाहिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है डेल्टा एच वाला, ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, टी डेल्टा एस से होना चाहिए। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, साइन तो हमने लगा ही दिया है, ठीक है ना, तभी ये क्या होगा, क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब क्या है, एड्सॉर्प्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पैरामीटर है, यहाँ पे देख के पता चल रहा है, to make spontaneous, which is the most important parameter, you will able to identify, नहीं नहीं नहीं, डेल्टा एच कांस्टेंट हो गया, डेल्टा एस भी कांस्टेंट होगा। कोई सब्सटेंस ये इस पे एब्जॉर्ब हुआ तो कुछ एनर्जी रिलीज भी कांस्टेंट है, ठीक है, डेल्टा एस भी कांस्टेंट है क्या, टेम्परेचर का खेल है सारा का सारा। किसका खेल है, टेम्परेचर का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इन एड्सॉर्प्शन। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसी जनरली आपसे पूछूं, एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, कहां पे होगा एड्सॉर्प्शन ज्यादा, लो टेम्परेचर पे कि हाई टेम्परेचर? देख के पता चल रहा है लो टेम्परेचर पे। क्या पता चल रहा है, लो टेम्परेचर पे, करेक्ट है, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है ना, adsorption is thus accompanied by decrease in enthalpy and decrease in delta H, दोनों डिक्रीज करते हैं। For spontaneous delta H should be negative, तो ये डेल्टा एच नेगेटिव है, ये नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। Hence to make spontaneous temperature has to play a role, very very important, ठीक है ना, राइट। अगर टेम्परेचर हाई होगा, तो अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, मतलब एड्सॉर्प्शन विल नॉट टेक्स प्लेस। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, डिसऑर्प्शन शुरू हो जाता है, क्या शुरू हो जाता है, डिसऑर्प्शन, ठीक है। तो इफ टेम्परेचर इज हाई, दैट इज डेल्टा जी इज पॉजिटिव, देन नॉन स्पॉन्टेनियस एंड एड्सॉर्प्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। इफ टेम्परेचर इज लो, then delta G is negative, spontaneous,
ठीक है ना, एंड एड्सॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस. व्हाट विल बी द ऑप्टिमम टेम्परेचर बेटा? वो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा जिसपे हम इसको बता सकते हैं इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा? हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, आपको याद है, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस. एक मैंने टेबल बनवाया था आपको डेल्टा जी का, ठीक है ना, टी ऑप्टिमम लिखवाया था, इससे ज्यादा ये प्लस वो प्लस और ये टेम्परेचर, तो वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस. ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस, इफ यू रिमेम्बर इट. ठीक है. सो टी ऑप्टिमम क्या होगा? डेल्टा एच अपॉन क्या होगा? डेल्टा एस. क्या होगा? डेल्टा जी को हमने जीरो पुट कर दिया, जीरो पुट करेंगे तो टी ऑप्टिमम क्या आएगा? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन. तो मुझे बताओ अगर ये टेम्परेचर पुट करता हूं तो डेल्टा जी क्या होगा? इफ वी पुट दिस टेम्परेचर व्हाट विल बी द डेल्टा जी बच्चों? अरे यार ऐसा ना करो बेटा, तुरंत बताओ. जीरो जतिन, राइट. यहाँ पे ये चीज पुट कर दिया बेटा, यही तो, ये आया कैसे? ये जी को पुट करने आया ना. तो अगर जी जीरो होगा तो सिस्टम कहाँ पे होता है? इफ जी जीरो देन सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, राइट. मतलब जितना सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा होगा उतना डिसॉल्व भी हो रहा होगा, तो सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम. अगर टी ऑप्टिमम से ग्रेटर देन हो जाएगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, नो एड्सॉर्प्शन होगा. इफ टी ऑप्टिमम से लेस देन हो जाएगा तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा और एड्सॉर्प्शन होगा. क्लियर है बेटा? टेल मी बेटा, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यस या नो? ठीक है, राइट. ठीक है. आपने अगर कभी आपने ध्यान दिया हो, राइट, ठीक है, मैं एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहता हूं. अगर आपने ध्यान दिया हो, ठीक है ना, राइट, ठीक है, कि कभी अगर कोई शॉप देखी हो, कपड़ों की शॉप देखी हो आपने अगर कभी ध्यान से, ठीक है ना, वो जब कपड़े की जो शॉप होती है ना, राइट, जो, ठीक है, राइट, क्लोथ की जो शॉप होती है, तो जो ओनर होता है शॉप का ना, वो जब जब रात को दुकान बंद करता है तो वो क्या करता है? मैं एक दिन कपड़े लेने गया, ठीक है ना, अपने बेटे के कपड़े लेने गया था और मैं लास्ट बिल्कुल आई थिंक सो एट 9 या 9:30 पे पहुंचा था दुकान पे, वो बंद करने वाला था. तो बट मैं आ गया तो उसने बोला दिखाओ दिखाओ, और आई हैव बाय परचेज 1 or 2 टी-शर्ट फॉर माय सन, है ना. तो जब वो मैं परचेज कर रहा था ना, तो और अपने जो बाकी जो वर्कर्स थे उनसे कह रहा था यार ये जो, इसको ढक दो, सारे कपड़ों को ढक दो. तो उन्होंने क्या करी? चादर ली, ठीक है ना, और चादर से क्या करा, जो कपड़े उन्होंने ऐसे हैंगर पे टांगे हुए थे, राइट, या उधर रखे हुए थे जो भी, उन्होंने उसको चादर से ढक दिया. डू यू नो ऐसे क्यों किया? उसने बोला इसे चादर से ढक दिया, ठीक है ना, राइट. ठीक है, एक्सीलेंट, ठीक है, धूल ना जमे, वेरी गुड. तो मैंने ये चीज उनसे पूछा, तो मैंने ये चीज उनसे पूछा, मैंने कहा आप ऐसे ही क्यों करवा रहे हो, मतलब ढकने के लिए, ठीक है, सरदार जी थे वो. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इसको ढक क्यों रहे हो? तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया. उन्होंने बोला भाई साहब जो धूल है वो हमेशा रात में ही जमती है. क्या है? रात में ही जमती है. डू यू नो वाई? डू यू नो वाई? क्योंकि रात में क्या होता है? लो टेम्परेचर होता है. आपने घर में भी देखा होगा, जब मदर या कोई आपके जो वर्कर आते हैं घर के अंदर, जब वो डस्टिंग करते हैं तो हमेशा धूल जब दिखती है तो मॉर्निंग में ही आपको वो डस्ट नजर आती होगी है. आपने दिन में कभी आपको डस्ट नजर नहीं आएगी, बट आप हमेशा जब मॉर्निंग में उठेंगे ना तो आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा डस्ट जरूर दिखाई देगी आप. ठीक है. सो एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर बेटा, है ना.